Good morning, students. Myself, Ronak Priya, welcomes you to the daily news feed of दिया देवघर IS Academy. आज हम 22 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. आज का फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट हीट प्लान. That India must develop a comprehensive heat strategy ahead of COP30. Now, जैसे टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं, समर्स क्लोज आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट हैव अ स्ट्रेटजी टू टैकल हीट वेव्स. ठीक है, हीट वेव क्या होता है? हीट वेव होता है, यानी जिसको लू बोलते हैं, वो होता है जब प्लेन्स में टेम्परेचर राइज हो जाता है अबव 40 डिग्री सेल्सियस. मतलब व्हेन टेम्परेचर्स इन प्लेन्स राइज टू मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, तब हम उसको कहते हैं हीट वेव. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि हम हीट वेव्स जैसी घटनाओं को कॉम्प्रिहेंसिवली और इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर पाएं. राइट, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब को हम स्ट्रीमलाइन करके और फिर अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाएं. राइट, ताकि ऐसी घटनाओं को हम इफेक्टिवली हैंडल कर पाएं. अहेड ऑफ COP30 हमें ऐसा करने की जरूरत है. राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल फॉर टुडे इज चार्टिंग अ रूट फॉर IORA अंडर इंडियाज चेयरशिप. नाउ IORA here stands for Indian Ocean Rim Association. This topic basically relates to GS paper 2 and the name of the topic is India and its bilateral relations. Okay, so it is under GS paper 2, India and its bilateral relations. Okay, so why this Indian Ocean Rim Association is in news? It is because India is going to head this platform from November 25. Now, IORA, Indian Ocean Rim Association, was established in 1997 and it has 23 member countries. IORA has 23 member countries. Okay, and India is about to head IORA for the next 2 years. यानी नवंबर 2025 से नवंबर 2027 तक इंडिया IORA का चेयरपर्सन होगा. राइट, बेसिकली जो इंडियन ओशन के अराउंड कंट्रीज हैं वो IORA के मेंबर्स हैं. इंडिया भी उसका मेंबर है. राइट, इन कंट्रीज का जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कॉमन क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सच एज इलीगल फिशिंग, ड्रग पिनेसिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, जो इन एरियाज में कॉमनली, इन कंट्रीज में कॉमनली पाए जाते हैं. अब प्रश्न ये उठता है कि जब इंडिया को IORA का चेयरपर्सनशिप मिलेगा नवंबर 2025 में, तो इंडिया किन एजेंडास पर इंडिया को वर्क करना चाहिए? तो बेसिकली इंडिया का फोकस एरियाज क्या होगा? बेसिकली what will be the India's agenda? इंडिया का एजेंडा
क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? फाइनेंसिंग। क्योंकि जब हमें कोलैबोरेटली बहुत सारे एरियाज पर वर्क करना है, जैसे प्रमोटिंग टूरिज्म, राइट, टेररिज्म को हैंडल करना, फिशिंग को इंक्रीज करना, बहुत सारे एरियाज है जिन पर हमें वर्क करना है, लेकिन उन सब के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। फाइनेंस के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनसे कहें कि आप कंट्रीब्यूट करिए, राइट? तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी लाना होगा ताकि क्या हो कि हमारा फाइनेंस इंश्योर्ड रहे। व्हाट वी कैन डू फॉर दिस इज, हम जो कंपनीज ऑलरेडी इन एरियाज में इंगेज्ड हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कंपनीज फिशिंग में इंगेज्ड है उनको हम इसमें एंगेज कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा? कंपनी को भी फायदा होगा और हमारी पर्पस भी फुलफिल होगी, राइट? सो वी कैन एंगेज कंपनीज ऑलरेडी एंगेज्ड इन दिस पर्पस, फॉर एग्जाम्पल फिशिंग। सेकेंडली व्हाट वी कैन डू इज दैट जो IORA का सेक्रेटेरिएट है वो मॉरिशस में लोकेटेड है, एंड जो सेक्रेटेरिएट है वो काफी स्मॉल है, ठीक है, और मिसमैनेज्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रमोट डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग। इससे फायदा क्या होगा? डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग से फायदा ये होगा दैट जो डेटा सेफ कीपिंग है, डेटा डिसेमिनेशन है, वो और भी बेहतर तरीके से हो पाएगी। यानी डेटा का डिसेमिनेशन, डेटा कीपिंग, डेटा स्टोरेज, सारा कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से इफेक्टिवली हो पाएगा विदाउट एनी डेटा लॉस, राइट? सो डेटा कीपिंग, डेटा डिसेमिनेशन, एवरी प्रोसेस विल बी वेरी सेफ गार्डेड, है ना, अगर हम डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग को प्रमोट करते हैं तो। थर्ड, what we can do is rope in better initiatives. See, what happens is that यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज हैं या हम ग्लोबली बेटर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जिन कंट्रीज के पास बेटर इनिशिएटिव्स है उन कंट्रीज का हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में भी वी हैव इनिशिएटिव्स सच एज सागर इनिशिएटिव, तो हम सागर इनिशिएटिव का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अगर हम ऐसे इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा? जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको भी ऐसे इनिशिएटिव्स का फायदा होगा। तो ग्लोबली जो बेटर प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें स्ट्रीमलाइन करना है। सो स्ट्रीमलाइनिंग बेटर ग्लोबल प्रैक्टिसेस, example Sagar initiative of India, राइट? और ग्लोबली हम ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिससे कि और उसको इंप्लीमेंट करके हम बाकी कंट्रीज, बाकी मेंबर कंट्रीज का भी इससे विन विन सिचुएशन होगा, राइट? सो दिस इज अबाउट द न्यूज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Next one for today is navigating differences. India and New Zealand stand to benefit from greater collaboration. Now, India and New Zealand की जो ties हैं वो न्यू नहीं हैं। New Zealand and India is in news because New Zealand PM, New Zealand के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, वो अभी इंडिया विजिट पर हैं, राइट? इसलिए इंडिया एंड न्यूजीलैंड के रिलेशंस की बात की जा रही है। लेकिन इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन बहुत हिस्टोरिकल है, इसलिए क्योंकि दोनों ही कॉलोनियल मेंबर्स रह चुके हैं, ठीक है? दोनों ही हिस्टोरिकली ब्रिटिश कॉलोनीज थे, इंडिया भी और न्यूजीलैंड भी। दूसरा, इंडिया एंड न्यूजीलैंड दोनों ही कॉमनवेल्थ गेम्स के पार्टिसिपेंट्स थे, तो दोनों ही कॉमनवेल्थ के भी मेंबर्स रहे हैं और दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज भी रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे मेन बॉन्ड है, जो सबसे मेन ब्रिज हम कह सकते हैं जो इंडिया और न्यूजीलैंड को टाई अप करती है, वो ब्रिज है अ डायस्पोरा, अ स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा ऑफ 2,40,000, ठीक है?
2,40,000 का डायस्पोरा है न्यूजीलैंड में, इंडियंस का, ठीक है। और ये जो डायस्पोरा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है फॉर लिंकिंग द इकोनॉमी एंड कल्चर, है ना। तो कल्चर और इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए डायस्पोरा बिल्कुल ब्रिज की तरह काम करती है दोनों ही कंट्रीज के लिए, राइट। नाउ इंडिया और न्यूजीलैंड में बहुत सारे पैक्ट्स साइन हुए हैं इस विजिट के बाद। नाउ द पैक्ट इज रिलेटेड टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी, यानी प्राइम मिनिस्टर विजिट का जो मेन एम है वो है डिफेंस सिक्योरिटी को बूस्ट अप करना, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, बिकॉज न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर नियर पैसिफिक ओशन और इंडिया इंडियन ओशन पर है, तो दोनों ही ओशन की स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, राइट। एंड हमने बहुत सारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स पर, इकोनॉमिक लाइंस पर भी हमने पैक्ट साइन किए हैं, एग्रीकल्चर पे, राइट। हमने एग्रीकल्चर पे, टेक्नोलॉजी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी पैक्ट साइन किए हुए हैं, राइट। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ, एंड ऑल्सो यू शुड नो दैट न्यूजीलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वाड। क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है, यूएस है, बट न्यूजीलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ Quad. Main purpose of Quad is to tackle China, right? Withhold China's aggression over Indian Ocean, right? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, जापान, यूएसए members है, but New Zealand is not the member of Quad. Okay, now let's move on to the next one. Next is India's marginalized parliament in budgetary affairs. This is a very important article and we can relate this topic with GS paper 3rd. We can relate this topic with GS paper 3rd economic section. Okay, so what is it saying? What the article is basically saying is कि बजट का जो प्रिपरेशन है वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, और उसमें भी पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो बजट को प्रिपेयर करता है। नाउ बजट प्रिपरेशन में 6 से 7 महीने का समय लगता है, तो 6 to 7 months लगता है बजट प्रिपेयर करने में। अब आर्टिकल ये बोल रहा है कि बजट प्रिपेयर करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि एग्जीक्यूटिव बजट प्रिपेयर कर रहा है, राइट। देन व्हाट अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव्स वी हैव इलेक्टेड? हमने वोट किया, हमने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट की, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव्स तब पिक्चर में आते हैं जब बजट ऑलरेडी बन गया होता है, और बजटरी एलोकेशंस पे, डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर जब डिस्कशन होना होता है तब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पिक्चर में आते हैं। उसके पहले उनका कोई योगदान नहीं होता, उनकी कोई अहमियत नहीं होती, राइट, कोई रोल नहीं होता बजट प्रिपरेशन में। तो क्या सेम ऐसा ही फॉलो किया जाता है बाकी कंट्रीज में भी? तो ऐसा नहीं है। यूएसए की जो कांग्रेस है उसको पूरा अधिकार है कि वो बजट को रिव्यू करे, बजट में चेंजेस करे, राइट, उसको पूरा अधिकार होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो तो तब पिक्चर में आते हैं जब बजट ऑलरेडी बन गया होता है। और अगर राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा वेयर द पीपल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, उसका भी मिनिमल रोल होता है बजटरी प्रिपरेशन में। वाई? बिकॉज बजट इज अ मनी बिल, और मनी बिल में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है, राइट। तो राज्यसभा का भी कोई रोल नहीं है, और बजट प्रिपरेशन में सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही रोल है। बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बस डिस्कस कर सकते हैं, राइट। और ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम है
तो इसका सल्यूशन क्या है? अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है कि जैसे बजट सेशन होता है तो बजट सेशन के तुरंत बाद मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, राइट? तो जब मॉनसून सेशन होता है उसमें ही हम 6 to 7 वर्किंग डेज को रिजर्व कर लें, वेयर बाय जो बाकी मेंबर्स हैं उनके इश्यूज को हम सुने और उन इश्यूज को हम कंसिडर में लें, उन इश्यूज को हम एक्चुअल में कंसिडर करें जब हम नेक्स्ट ईयर का बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है? तो वो 6 to 7 वर्किंग डेज को हम रिजर्व कर सकते हैं जिसमें हम इन इश्यूज को, इन मुद्दों को कंसिडर कर सकते हैं और इन मुद्दों को जब हम नेक्स्ट बजट प्रिपेयर करेंगे तो फिर उसमें उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस कैन बी अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी की बात हो रही है, पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, ठीक है, पीबीओ की बात हो रही है। अब ये पीबीओ क्या करेगा? पीबीओ बेसिकली एक्सपर्ट का पैनल होगा, इसमें सारे एक्सपर्टीज होंगे। ये क्या करेंगे, जो बजटरी एलोकेशन है, ठीक है, जितना भी ग्रांट दिया गया है सबका रिव्यू करेंगे, सबका एनालिसिस करेंगे कि बजटरी एलोकेशन का इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, यानी उसका क्या इंपैक्ट होगा फिस्कल डेफिसिट पे, रेवेन्यू डेफिसिट पे, ओवरऑल इकोनॉमी पे। ये एक्सपर्ट पैनल उसको पूरी अच्छे से एक न्यूट्रल तरीके से एनालाइज करेगी और वो अपने एनालिसिस को लॉ मेकर्स के सामने प्रेजेंट करेगी। और जब ये लॉ मेकर्स बजट बनाएंगे तो उनके लिए क्या होगा, ये और भी बेहतर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगी और भी बेहतर बजटरी एलोकेशन और लॉ मेकिंग हो पाएगा, राइट? तो दिस कैन बी अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड जिसको कि हमें कंसिडर करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट? So the next one for today is, there is progress on GM food crops, says official. So GM stands for genetically modified crops. Right? The GM crop which is approved by the government today is GM cotton, right? So what about other GM crops? क्या हमें GM crops को प्रमोट करना चाहिए? तो yes, considering the situation of food insecurity, ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम GM crops को प्रमोट करें, बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ टाइम, है ना? जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स हैं, जैसे कि जो GM क्रॉप्स हैं वो इंडिजिनस क्रॉप्स को हैम्पर करेंगे, तो व्हाई नॉट एड्रेस दीज कंसर्न्स? हम इन कंसर्न्स को एड्रेस करके भी और GM क्रॉप्स को प्रमोट कर सकते हैं। सो GM क्रॉप इज द डिमांड फॉर टाइम एंड वी शुड प्रमोट इट बाय टैकलिंग और बाय actually solving the problems which are raised with respect to GM crops। उन problems को हम address करके और GM crops को promote कर सकते हैं, right? Next is judges transfer is not related to rumors, Supreme Court। Now the issue here is कि होली के दिन जस्टिस वर्मा के घर में आग लग जाती है और जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लग जाती है, और जब पुलिस और ऑफिशियल्स और बाकी जो फायर ब्रिगेड है वो पहुंचती है तो एक रूम में उनको बहुत ज़्यादा कैश कलेक्टेड मिलता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सबसे बड़ी जो यहाँ पर कंट्रोवर्सी है वो ये कि इन पर फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, रादर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने कहा कि इस इलाहाबाद हाई कोर्ट और ट्रैश बिन कि आप ऐसे जजेस जिनके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा हुआ है उन जजेस को आप ऐसे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट इवन प्रूविंग कि उन पर लगे हुए एलिगेशंस फॉल्स हैं या ट्रू हैं। किस लिए उतने सारे कैश वहां पे कलेक्टेड थे, कितने थे, ये भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है।
तो इन इश्यूज को बिना सॉल्व किए, बिना इन पर कार्रवाई किए, इस ऐसे मुद्दों को दबाना एक्चुअली जुडिशरी की इमेज पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, राइट? उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और बिना इन सबको सॉल्व किए और जजेस का ट्रांसफर कर देना इज अ वेरी बिग ब्लॉट, जिसको कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था ना। अगर हम देखें कि जजेस का ट्रांसफर कैसे होता है, तो जजेस का ट्रांसफर होता है, कोलेजियम होती है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। वो रेकमेंड करते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री ऐसा प्रपोजल प्रेसिडेंट को भेजती है एंड देन उनका ट्रांसफर होता है, राइट? सो दिस इज अबाउट द न्यूज। और इसके अलावा जो न्यूज आज इंपॉर्टेंट है वो है अबाउट, वो इंपॉर्टेंट एक और न्यूज है, राइट? वो है अबाउट NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। नाउ मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसको 2025 के लिए स्टैंड स्टिल पर कर देना चाहिए, उसको पब्लिश नहीं करना चाहिए। 2025 के लिए आप NIRF रैंकिंग पब्लिश मत करो, ऐसा कहा है मद्रास हाई कोर्ट ने। वाई? बिकॉज उसका कहना है कि जो NIRF रैंकिंग्स है, जिस बेसिस पर ये रैंकिंग दी जाती है वो बेसिस अपने आप में फ्लॉड है, ठीक है? वो जो पैरामीटर्स है वो फ्लॉड पैरामीटर्स है, क्योंकि NIRF रैंकिंग जो पब्लिश की जाती है उसमें इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है कि आप अपना फीडबैक दीजिए। अब जब इंस्टीट्यूशंस को खुद कहा जाएगा कि आप अपना फीडबैक दीजिए, तो वो ऑब्वियसली एग्जैगरेट करके चीज़ों को बताएंगे, यानी जितने वो एफिशिएंट हैं नहीं उतना एफिशिएंट और इतना मैनेज्ड वो अपने आप को दिखाएंगे। तो वही मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सिस्टम आप यूज़ करते हैं, जो पैरामीटर्स आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले उसको रेक्टिफाई करिए, फिर आप इन रैंकिंग्स को पब्लिश करिए। जैसे अगर आपको फीडबैक लेना है तो आप एलुमिनाई से फीडबैक लीजिए, आप जो स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक लीजिए कि फैकल्टी कैसी है, बाकी चीज़ें कैसी हैं, राइट? और भी बाकी पैरामीटर्स को सुधार करके देन यू पब्लिश द रैंकिंग। और इसलिए आप इस साल के जो रैंकिंग है उसको स्टैंड स्टिल पर ला दीजिए, उसको रोक दीजिए, right? So these were the important articles covered from the Hindu today. We'll meet tomorrow with the important articles for tomorrow. Thank you so much.